बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये हम आगे बढ़ने लगे हैं। ये आपका स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है बच्चों। चैप्टर 7 हम पिछले लेक्चर में आपको पता है रेजोनेंस का टॉपिक फिनिश किया था और साथ ही हमारी थ्योरी फिनिश हो गई है इस चैप्टर की। और आगे बच्चों एग्जांपल्स ये आप देख रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी आपको पता है, ये मैं ऑलरेडी करवा गया हुआ हूँ पिछले लेक्चरों में। पहला न्यूमेरिकल भी मुझे याद है, आपको भी याद होगा, करवा दिया था। और बच्चों रह गया है कुछ, तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे करवाने वाले, चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां, एक तरतीब से ही हैं चौथे से आठवें तक। ये कोई 5 शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने करवाने हैं। और न्यूमेरिकल पहला हो गया, दूसरा और चौथा बस 2 न्यूमेरिकल हैं जो मैंने करवाने हैं। तो आइए आज हम ये करते हैं। को थोड़ा सा टाइम हुआ तो अगला चैप्टर 8वां भी थोड़ा सा हल्का सा उसका तारफ़ ज़रूर देखते हैं, कर लेंगे, फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही मैं फिर से याद दिला दूँ कि होमवर्क भी है, जानबूझ के मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा ताकि आप भी देखें, आप भी थोड़ी मेहनत करें, आपको भी पता हो कि हम खुद भी कर सकते हैं। और वैसे भी वो होमवर्क है, आपने करना। ये 3 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं, और एक सिर्फ न्यूमेरिकल है, वो आपने करना है बच्चों। और ये आपसे ना हुए, कोई इनमें से कोई मसला हुआ, कोई परेशानी, तो आप पूछ लीजिएगा। आपको पता है ऑनलाइन हम ये आपको ये हेल्प आपके लिए इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। बहरहाल बात शुरू करते हैं। तो मैंने अब एग्जाम्पल 3 हो गई हैं, पहला न्यूमेरिकल भी हो गया। मैं चलिए न्यूमेरिकल 2 हैं, पहले मैं वही करवाने लगा हूँ, दूसरा और चौथा, और फिर उसके बाद ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। बढ़ते हैं जी आगे। ले जी बच्चों, पहला न्यूमेरिकल हम कर चुके हुए हैं, दूसरा करने लगे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल जो है ये इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले न्यूमेरिकल जैसा ही है और पहली एग्जाम्पल जैसा भी है। अब पहला न्यूमेरिकल और पहले एग्जाम्पल में क्या किया था, ये ज़रा प्लीज़ वो दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा। क्या किया था, 2 मैसेज का जिक्र था। पहले एक मैस लटकाई है और उससे कुछ एक्सटेंशन हुई, मैंने उसको एम डैश कहा था, आपको याद होगा, किया हुआ है आपने, पीछे लेक्चर पढ़ा हुआ है। और बाद में दूसरी मैस लटका के फिर उसका कुछ चीज़ मालूम करनी थी, तो वो फिर हमने उसकी मुतल्लिका मालूम की थी। लेकिन पहली मैस से हमने के की वैल्यू निकाल ली थी। ये पहले न्यूमेरिकल में भी सामने है, ऐसा ही पहला एग्जाम्पल में भी किया था। दूसरे न्यूमेरिकल में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, मिलती जुलती, पहली एग्जाम्पल और पहले न्यूमेरिकल जैसी। चलिए देखते हैं। कहता है स्टेटमेंट उसकी, ए लोड ऑफ 15 ग्राम एलोंगेट्स ए स्प्रिंग बाई 2 सेंटीमीटर। कोई वज़न लटकाया, 15 ग्राम उसकी मैस थी, और उसने एलोंगेट किया यानी फैला दिया, लंबा कर दिया कोई स्प्रिंग, कितना, बाई 2 सेंटीमीटर। ये बच्चों क्या क्या गिवन हुआ, ये साथ ही नीचे ज़रा नज़र भी मार लीजिए। ये पहली मैस है, ये उसी तरह की सिचुएशन मैंने कहा जैसे पहले न्यूमेरिकल में और पहले एग्जाम्पल में, तो उसको एम डैश कह दिया। तो पहली मैस 15 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों बनेंगे किलोग्राम, ये आपके सामने कर दिए हैं। और साथ ही उसने एक्सटेंशन कितनी पैदा की, यानी फैलाव कितना पैदा किया, वो है जी 2 सेंटीमीटर। तो एक्स 2 सेंटीमीटर है, यानी 100 से डिवाइड किया तो आपको पता सेंटी के मीटर बन जाएंगे, ये 0.02 मीटर हो गया। ठीक है, अगली बात, इफ़ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम इज अटैच टू द स्प्रिंग एंड इज सेट इनटू वाइब्रेशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट पता है आपको, और दूसरी वाली मैस उसको एम कहा, पहली को एम डैश, दूसरी को एम। ठीक हो गया जी, ये लिस्ट हमारी साथ ही मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये बन रही है। एक्स नॉट यानी एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। दूसरी वाली मैस लटकाने से जब हमने स्प्रिंग को ऑसिलेट करवाया तो इतनी एम्पलीट्यूड थी, अब याद रहे। पूछा क्या है, व्हाट विल बी इट्स, क्या होगा इसका, दूसरी मैस लटकाने पर क्या होगा उस स्प्रिंग मैस सिस्टम का। नंबर 1 पीरियड यानी टाइम पीरियड, नंबर 2 स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के पूछा है। यहाँ तरतीब थोड़ी सी किताब वाले ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, या तो वो पहले पूछता स्प्रिंग कांस्टेंट फिर टाइम पीरियड, क्योंकि आपको पता है हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा पहले, फिर टाइम पीरियड निकलेगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी मैंने बताया आपको पीछे पहली एग्जांपल और पहले न्यूमेरिकल में भी कुछ मिलती जुलती बात थी। बहरहाल ये तरतीब उलट है, ये थोड़ी ज़हन में रखिएगा। असल में दूसरा पार्ट समझिए, जैसे आप पहले करेंगे तो ये तब सॉल्व होगा, ये अपने करना। और तीसरा पार्ट है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन। अच्छा पूछिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन जो होती है वी नॉट या वी मैक्स, याद करें ये, बल्कि अभी एक दो लेक्चर पीछे जाएं तो आपको मैंने ये करवाई भी थी, ये वाली जी पहली ये एग्जांपल नंबर 3 करवाई थी आपको। ये देखें, ये नॉट नहीं लिखा था किताब पे, मैक्सिमम स्पीड के साथ मैंने नॉट लिख दिया था ताकि आपका वो जिससे पढ़ा है उसी तरह ही आप इसको आपको परेशानी ना बने। तो वी नॉट या वी मैक्स का फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एक्स नॉट या एक्स नॉट इंटू ओमेगा। तो ये तीसरा पार्ट है जो अभी हमने इस न्यूमेरिकल का यहाँ करना है। ठीक हो गया जी। तो टाइम पीरियड पूछा है, के की वैल्यू और वी नॉट, और मजबूरी है कि पार्ट 2 समझिए आपको पहले सॉल्व करना पड़ा, उसी तरह जिस तरह इस न्यूमेरिकल में था। पहली मैथ्स और उसकी पैदा की गई एक्सटेंशन जो है उसको यूज़ करते हुए मैं पार्ट 2 की सोल्यूशन में पहले आता हूँ। सामने ही यार चीज़ सिंपल है, मैं इधर से करवा देता हूँ। तो एफ इज़ इक्वल टू के एक्स होता है, तो
एक्स उधर जाके बटे के नीचे आ गया तो के, दूसरा पार्ट मैं पहले करवा रहा हूँ और यही ऐसा ही मजबूरी है, करना ही ऐसा ही होगा। तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स है और एफ यहाँ एम डैश जी है, वजह वही जो पहले न्यूमेरिकल में भी थी उसी तरह ही है, और बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व कर लें, दूसरा पार्ट हो गया। और बच्चों जब दूसरा पार्ट हो गया यानी के मिल गया ना हमें, तो फिर क्या करना है भला, पहले पार्ट पे आइए, पूछा था दूसरी मैथ जब लटकाई है तो उसका टाइम पीरियड वाइब्रेशन का, तो टी इज इक्वल टू पाई एम ओवर के अंडर रूट, फार्मूला हमें पता है स्प्रिंग मैथ सिस्टम का, 2 पाई की वैल्यू पुट की, एम दूसरी वाली मैथ वो जिसको ग्रामों में थी और उसको हमने किलोग्रामों में पहले कर लिया होगा, यकीनन कर लिया है 1000 से डिवाइड करके, ये 294 ग्राम जो थी, ये जो केजी में की हुई है ये वाली। तो बस फिर दूसरी मैथ लटका के हमें चाहिए था टाइम पीरियड, और के की वैल्यू पहली मैथ से मिल गई, दोनों की वैल्यू मिल गई, पुट करें, सॉल्व कर लें, पहला पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट जी मैंने अभी दिखाया था आपको, अब यहाँ फार्मूला कौन सा है, क्योंकि स्प्रिंग मैथ सिस्टम है, वैसे तो फार्मूला हमने ये भी पढ़ा है वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ओमेगा, लेकिन स्प्रिंग मैथ सिस्टम का हम जानते हैं, आपने टेस्ट भी दिया हुआ है तो थ्योरी से हमने पढ़ा हुआ है, ओमेगा होता है के ओवर एम अंडर रूट, सिंपली वो वैल्यू पुट कर दी ओमेगा की जगह। तो ये फार्मूला भी है स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मैक्सिमम या वी नॉट वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी का, एक्स नॉट इंटू ओमेगा की वैल्यू के ओवर एम अंडर रूट है, के भी अब आ चुका हुआ है, एम भी वही जो 294 ग्राम वाला जिसको किलोग्रामों में कन्वर्ट करके लिखा, एक्स नॉट की वैल्यू थी, एक्स नॉट की वैल्यू थी ये 10 सेंटीमीटर, और यानी उसको भी सेंटीमीटर के मीटर बना लिए, 0.1 पुट किया और सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया जी। चौथे न्यूमेरिकल पे बच्चे आते हैं, ये सामने आपका चौथा न्यूमेरिकल है। चौथे न्यूमेरिकल में कहता है ए ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg, जी नीचे लिस्ट भी देखते जाएं, मैस 4 kg is dropped from a height of 0.80 meter onto a spring of spring constant K 1960 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसकी वैल्यू लिख दी। अच्छा, इस मैस को गिराया गया है ऊपर से कुछ हाइट से, हाइट भी गिवन है h 0.80 मीटर। पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। पहले यार थोड़ी सी ज़रा सिचुएशन मैं बता दूं आपको, ये क्या है सिचुएशन बच्चों, कुछ ऐसी है ये, समझिए ये हमारे पास कोई यूं इस तरह से वर्टिकल खड़ा कोई स्प्रिंग होगा जिसकी बात उसने की, और ऊपर से कुछ ये कोई बॉडी, ये वाला ब्लॉक हमने इस स्प्रिंग पर गिराना है, गिराएंगे तो ज़ाहिर है ये जब गिरेगा तो स्प्रिंग दब जाएगा। वो कहता है कि मैक्सिमम फासला निकालिए कि जिस फासले तक दबेगा। अब स्प्रिंग का मैक्सिमम फासला दबने का या फैलने का बच्चों वो होता है एक्स नॉट, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट, मैक्सिमम फासला स्प्रिंग कितना मैक्सिमम दब गया या मैक्सिमम कितना खुल गया वो एक्स नॉट होता है। ये है जी सिचुएशन, और लिस्ट हमने पहले ही देख ली है कि मैस हमें गिवन है 4 kg उस ब्लॉक की जो गिराना है स्प्रिंग के ऊपर, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है के 1960 न्यूटन पर मीटर है बच्चों, और हाइट जिस हाइट से ये गिराया गया है वो बताई है 0.80 मीटर, और पूछा है एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, एक्स नॉट पूछा है। अब जो सिचुएशन है ये ज़रा इस पर गौर करना, ये बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ अप्लाई होगी। ये कुछ उसी तरह की बात है जैसे चैप्टर 4 में कभी देखा था कि ऊपर से नीचे आने पर जितनी ऊपर थी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों उतनी ही नीचे आके हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, याद है जी। या फिर जितनी ऊपर से हमने भेजी है कोई चीज़ मोशन दे के तो नीचे पहुँच के उसने स्प्रिंग की उतनी ही बन जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अब दोनों तरह ही हम कह सकते हैं, जितनी थी इस बॉडी की कुछ हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी, वो स्प्रिंग को टकराते लम्हे सारी की सारी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बन गई, और वही फिर स्प्रिंग में गई तो स्प्रिंग की बन गई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी फाइनली आप यूँ कह सकते हैं कि जितनी उस ब्लॉक की टॉप पे थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब ये स्प्रिंग पर गिर के उसने मैक्सिमम दबा दिया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग की बन जाएगी मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है कि जो थी उस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर हाइट पे, वो अब बन जाएगी पीई मैक्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यानी mgh बच्चों बराबर हो जाएगा हाफ kx नॉट स्क्वायर। कुछ याद आया? ये अभी 1-2 लेक्चर पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हाफ kx नॉट स्क्वायर होती है। बस बच्चों अब यहाँ से x नॉट पूछा है तो x नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2 mgh
और ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आ जाएगा, तो ये बच्चों एक्स नॉट स्क्वायर आ गया, और हमें फिर एक्स नॉट स्क्वायर नहीं, हमें तो एक्स नॉट चाहिए, तो जो इससे वैल्यू निकलेगी उसका अंडर रूट ले लेंगे। और कुछ ऐसे ही स्टेप्स आपके सामने हैं। एम मैस गिवन है, जी की वैल्यू हम खुद जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट भी गिवन है, के भी गिवन है, बस फिर सॉल्व हो गया, और ये सोल्यूशन भी आपके सामने है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो दी गई सिचुएशन हमने भी डिस्कस की है उसके मुताबिक जितनी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी स्प्रिंग मास सिस्टम होगी, मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होगी जितनी ऊपर बॉडी की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके बराबर। तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर एम जी एच के, यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर निकालना तो बाकी दोनों चीज़ें उधर चली गई, 2 ऊपर चला गया, के नीचे आ गया, और ये तो एक्स नॉट स्क्वायर है, फिर एक्स नॉट निकालना तो वैल्यूज़ भी पुट कर दी, 2 इंटू एम की वैल्यू, मैस की, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू के बटे में है, और अंडर रूट भी ले लिया क्योंकि स्क्वायर खत्म कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। लें जी बच्चों, ये दोनों न्यूमेरिकल आपके हो गए हैं, और अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे, और साथ ही फिर ये हमारा चैप्टर नंबर 7 आपका फिनिश हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने भी आपको स्मार्ट सिलेबस दिखाया था, मेरे पास मौजूद है, ये मैं देख रहा हूँ फिर से, तो ये है जी चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां, चौथे से आठवें तक लगातार है। लें फिर ये है जी चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एस एच एम इन ए टाइम इक्वल टू इट्स पीरियड if its amplitude is a। गौर करना ज़रा, टोटल डिस्टेंस पूछा है, नोट करें डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस पूछा है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो जल्दी से बता भी दूं, डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट तो होता है बस शॉर्टेस्ट फासला 2 पॉइंट्स का, और डिस्टेंस जो होता है वो होता है कि घूम फिर के आप कहीं से आए। ये ज़रा देखिएगा, ये यहाँ से गए, यहाँ से गए, और ये तो ये अगर 100 मीटर था, ये भी अगर 100 मीटर का फासला था, और यहाँ 50 मीटर था, और इस इतना सिर्फ 25 मीटर है। ये सेंटर तक हम यहाँ तक आ गए हैं, तो 25 मीटर है, और ये बाकी जो नीचे बचा है ये भी 25 मीटर ही है। तो यहाँ पर बच्चों जो डिस्टेंस है, एक बॉडी इधर से इधर गई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से पॉइंट ई पर, तो जो डिस्टेंस है वो तो है जी 100 जमा 50 जमा 100 जमा 25, ये माना 275 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ को, ये वाला, ये है डी वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। तो ये है जी बच्चों सिर्फ 25 मीटर, और साथ उसकी कोई डायरेक्शन भी बतानी होती है, या मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट की जस्ट मैग्नीट्यूड है, तो फिर डायरेक्शन चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं ना भी बताएं फ़िलहाल यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन भी होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो ये फ़र्क है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। अब ये आपको यहाँ पर क्या मामला है, वो कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हमने निकालना है जब कोई बॉडी एसएचएम से मूव कर रही थी, और उसने अपने टाइम पीरियड के बराबर टाइम में जो फासला तय किया, जबकि एम्पलीट्यूड ए थी। ये बच्चों देखिएगा, एक बॉडी अपने टाइम पीरियड के दौरान जो मूवमेंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड 1 वाइब्रेशन। एक टाइम पीरियड के दौरान जो टोटल मूवमेंट वो 1 वाइब्रेशन होती है, और ये एक मैंने दिखा दी पॉसिबिलिटी वाइब्रेशन की। और ये इसकी एम्पलीट्यूड है जी मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, ये एक्स और एक्स डैश चलिए कह लेते हैं, एक्स एक एक्सट्रीम है और एक्स डैश दूसरी है, और मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम तक का फासला एम्पलीट्यूड होता है। ये भी एम्पलीट्यूड ए है और ये भी एम्पलीट्यूड ए। तो एक टाइम पीरियड का मतलब है एक वाइब्रेशन, और एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, फिर वापस आए, फिर ए, डिस्टेंस पूछा, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ए, यानी एम्पलीट्यूड, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक फिर ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, एक वाइब्रेशन यानी एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया 4a। बस जी यही इसका आंसर है, और ये आपका कुछ ऐसा ही मामला है यहाँ पे इसके, देखते हैं इसको। तो ये था जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ दी थी, अब मैं उसका आंसर जस्ट पढ़ता हूँ। कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 4a होगा। एक्सप्लेनेशन में कहता है एज एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, पता है हमें, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस डिस्टेंस इज t/4, ये भी हमें पता है, क्योंकि एक वाइब्रेशन के लिए टाइम होता है कैपिटल T, तो फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में t/4 टाइम लगा होगा। सो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t/4 वो एम्पलीट्यूड है, तो फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम कैपिटल T वो होगा 4a। सिंपल सी बात है, ये बातें अभी इसी तरह की बात ही यहाँ हुई है। तो टोटल पूरी वाइब्रेशन में टाइम पीरियड t होगा, और अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक गया तो t/4, फिर t/4, फिर t/4, फिर t/4, 4 दफ़ा 4 दफ़ा t/4, तो 4 दफ़ा a, तो बन गया 4a।
आगे बढ़ते हैं जी। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन तो जस्ट सिंपल सा, ऊपर से ये भी हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। कहता है व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, और फिर कहता है व्हाट हैपन्स इट इफ इट्स द सस्पेंडेड मास इज डबल्ड। पेंडुलम की बात हो रही है बच्चों, पेंडुलम की बात हो रही है, सिंपल पेंडुलम की। और ज़रा याद तो करें आपने उसके एंड पे कुछ सिंपल, ये मेरे पास मौजूद ही है, ये नोट्स का आपका वो वाला पेज, ये वही बातें आपको याद आई होंगी। ये जो चीज़ें लिखी थी, अब लिखा था कि ये फार्मूला पेंडुलम के टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का है, लेंथ पे तो डिपेंड करते हैं दोनों, जी की वैल्यू पे भी, लेकिन मास ऑफ द पेंडुलम पे नहीं डिपेंड करते, मास ऑफ द बॉब पे नहीं डिपेंड करते। तो पहला तो पॉइंट है कि व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। ले जी, टाइम पीरियड का फार्मूला लिखा, टी इज 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अगर एल डैश यानी चेंज्ड लेंथ हो जाए बच्चों 2l, देन तो टी डैश यानी नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एल डैश ओवर जी अंडर रूट। एल डैश की जगह 2l पुट किया यानी लेंथ डबल हो गई। ये 2 अगर अंडर रूट समेत थोड़ा बाहर अलग से हमने निकाल लिया, बाकी जो बचा है वो 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट है, और ये तो था ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो टी डैश हुआ 2 अंडर रूट इंटू टी, यानी टी डैश हुआ 1.4 इंटू टी। पूछा था कि क्या हो जाएगा टाइम पीरियड अगर लेंथ हो जाए डबल, तो हो जाएगा जी 1.4 टी। सो टाइम पीरियड बिकम्स 1.4 टाइम्स दी ओरिजिनल टाइम पीरियड। ठीक हो गया। लेकिन अभी सवाल कुछ और भी है। कहता है व्हाट हैपन्स इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल्ड, वो जो लटकी हुई मास है स्प्रिंग अपना सिंपल पेंडुलम के साथ, वो डबल हो जाए तो फिर क्या होगा। तो बच्चों अभी बताया है कि मास का तो कोई असर ही नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं है उसके ऊपर, उसका हिस्सा ही नहीं है मास उसके फार्मूले का। तो हाउ एवर कहता है इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1, वो टाइम पीरियड की इक्वेशन से जाहिर है दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पेंडुलम या मास ऑफ द बॉब। तो मास डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छठा शॉर्ट क्वेश्चन जी, डज द एक्सेलरेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, डज द एक्सेलरेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। क्या मोशन के दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है एसएचएम के दौरान? इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो, क्या कभी जीरो भी होता है? एक्सप्लेन, वजाहत करें। लें जी बच्चों, एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है आपने, प्रोजेक्शन एन का एक्सेलरेशन या किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एसएचएम परफॉर्म करती का एक्सेलरेशन, और ये रिलेशन भी आपको पता है, इसके आंसर में दिया हुआ है। सवाल थे ये था कि क्या एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगा? तो बच्चों आंसर है कि नो। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑसिलेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट लगातार चेंज होता है, कभी जीरो है मीन पोजीशन पे, कभी इधर गया, कभी इधर, कभी डिस्प्लेसमेंट तो लगातार चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो फिर एक्सेलरेशन उसी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फिर क्या कभी एक्सेलरेशन जीरो भी होगा? तो बच्चों ये एक फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ये बड़ी दफ़ा यूज़ किया आपने बहुत से थ्योरी के टॉपिक्स में, कि एसएचएम का एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो क्या कभी एक्सेलरेशन जीरो भी होता है? तो बच्चों बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑसिलेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट एक्स जीरो होता है। कहाँ पे भला? कहाँ पे? एट द मीन पोजीशन, शाबाश। तो एक्स जीरो है तो इस फार्मूले में एक्स पुट किया फार्मूले में, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। तो हम अब इसका आंसर पढ़ते हैं। दो हिस्से थे सवाल के, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ऑसिलेशन, और दूसरा कि एक्सेलरेशन कभी जीरो भी होता है। तो कहता है नो, इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। रीज़न क्या है? एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ए वेक्टर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर है, और सिंस चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर जो है, जो कि क्या होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, चेंजेस ड्यूरिंग एसएचएम, सो एक्सेलरेशन ए डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता। और जीरो क्या होता है एक्सेलरेशन? तो कहता है कि क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, हमें पता है, ये अभी बात हुई थी, तो एक्स जीरो हो गया तो ए भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है कहाँ पे भला? कहाँ पे? जब एक्स जीरो, यानी कहाँ पे? मीन पोजीशन पे। याद रखना एमसीक्यू के लिए, मीन पोजीशन पे बच्चों एक्सेलरेशन होता है जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल? फेज एंगल से क्या मुराद है? डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स? शायद आप में से किसी को याद होना चाहिए, वैसे बल्कि सबको ही होना चाहिए, आप में से याद होना चाहिए जब मैंने ये टॉपिक बच्चों पढ़ाया था फेज़ वाला, याद करें उस वक्त मैंने कुछ बताया था। मैंने कहा था कि कुछ इतना इतना हिस्सा जो इस टॉपिक का है, यही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, बस एक फ़िक्रा एंड पे इजाफी लिखना है। कुछ याद आया? नहीं याद आया तो ये मेरा बेशक दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा ये वाले लेक्चर की। क्या है फेज एंगल? और फिर पूछा डज इट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स? क्या फेज एंगल वो एंगल है जो ड्राइविंग फोर्स, यानी वो जो जिस फोर्स ने ऑसिलेट करवाना था बॉडी को, उस फोर्स का और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का आपस का एंगल है? दो हिस्से हैं सवाल के। तो फेज पहले तो है क्या?
आप इसके आंसर में ये डेफिनेशन लिखेंगे जो आपकी जानी पहचानी है, मैं अभी पढ़ने नहीं लगा, बस ये मैं कह रहा हूँ, ये लिखेंगे और ये वाली लाइन भी लिख देंगे कि फेज़ डिटरमिन्स, फेज़ क्या मालूम करके देता है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पॉइंट। और उसके बाद ये वाला भी वैसे तो लिख सकते हैं और काफ़ी है, ये भी ठीक है कि जी टॉप एक्सट्रीम पे क्या फेज़ होगा बॉटम पे, लेकिन ये वाले 4 लाइनें छोड़ भी दें तो ये ज़रूर लिखनी है कि ये कौन सा एंगल है। डेफिनीशन, ये वाला फिक्रा, और ये लिख देंगे तो थोड़ा सा इजाफी हो जाएगा, लेकिन को नाम भी लिखें तो चल जाएगा काम। और ये वाला पॉइंट, डेफिनीशन, ये फिक्रा और ये वाला पॉइंट, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज ऑब्टेन्ड व्हेन SHM इज कपल्ड विद सर्कुलर मोशन। ये बातें सारी समझाई हुई हैं। दस इट इज़ द एंगल दैट द रोटेटिंग रेडियस OP मेक्स विद द रेफरेंस डायरेक्शन OO1 एट एनी इंस्टेंट t। ये वो एंगल है, ये बातें की हुई हमने, कि जो रोटेटिंग रेडियस OP है, घूमता हुआ रेडियस OP, उसने विद रेफरेंस लाइन OO1 किसी भी लम्हे बनाया होगा। अब उसने पूछा था डज इट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स, तो नो, ये हमने कहीं भी थ्योरी में ये बात कहीं भी नहीं देखी हुई कि अप्लाइड फोर्स का किसी के साथ ये एंगल होता है। बस एक फिक्रा इसके एंड पे लिख देना है कि हेंस इट डज नॉट डिफाइन द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा आंसर हो गया, ये भी ठीक है, या तकरीबन वही बातें और उतनी ही तकरीबन लगभग वही यहाँ भी मौजूद हैं। तो क्या लिखता है जी फेज एंगल, पहले तो दी क्वांटिटी थीटा यानी एंगल थीटा इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज, जो मखसूस करता है, जो मालूम करके देता है द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग SHM इज कॉल्ड फेज। वो हमने डेफिनेशन देख ली थी। फेज एंगल टेल्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये वही बातें हैं, पहले डेफिनेशन फिर ये फिक्रा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। और फेज एंगल इज नॉट द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स। फेज एंगल इज एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। ये भी चलिए चल जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि बेहतर है कि आप क्या करें, डेफिनीशन, ये वाला फिक्रा और ये छोड़ दीजिए, ये वाला लिख लीजिए और बस एक फिक्रा इजाफी ऐड कर दें कि हेंस इट डज नॉट डिफाइन, फेज डज नॉट डिफाइन द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी ज़्यादा मैंने डिटेल में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, 8वां और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, 8वां और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अंडर व्हाट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट विच इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक। किन शराइत के तहत, अंडर व्हाट कंडीशंस, किन शराइत के तहत डज द एडिशन of two simple harmonic motions produce a resultant which is also simple harmonic। देखें जी, गौर करें, मसला क्या है। मसला कुछ ऐसा है बच्चों के, कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटेबल बॉडी है जो वाइब्रेट कर सकती है, और उस पर समझिए कि बाहर से 2 अलग अलग पीरियोडिक फोर्सेस लगा के उसको वाइब्रेट करवाया गया। बाहर से कोई 2 अलग अलग पीरियोडिक फोर्सेस, 2 SHM उसमें भेज दी गई। 2 SHM किसी वाइब्रेटिंग बॉडी में अगर हमने भेजी हैं, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो कह रहा है कि किन शराइत के तहत ऐसा होगा कि दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस उस बॉडी में मिलके जो रिजल्टेंट मोशन पैदा करेंगी, मजमूई जो इफेक्ट पैदा होगा वो भी SHM ही हो, वो बेतरतीब हिलजुलना शुरू हो जाए, बल्कि 2 SHMs मिलके भी SHM ही बनाएं, ऐसा कब होगा? ये है जी क्वेश्चन। ले जी बच्चों, 2 SHMs कहीं इकट्ठी हों और उनका रिज़ल्ट भी SHM ही हो, ये बच्चों इसकी सबसे बुनियादी शर्त ये होगी कि उन दोनों SHMs की सेम फ्रीक्वेंसी और सेम टाइम पीरियड होना चाहिए। भाई अगर मैच करेंगी तो ही मजमूई इफेक्ट भी SHM होगा। तो क्या लिखा है, कहता है 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस शुड पोजेस द फॉलोइंग, शुड का लफ्ज़ मिसिंग है, शुड पोजेस द फॉलोइंग कंडीशंस। मुंदरजा झैल शर्तें पूरी करेंगी दोनों SHM तो उनका रिजल्टेंट भी SHM होगा। पहली क्या है, नंबर 1 सेम फ्रीक्वेंसी और पीरियड, उन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी या पीरियड होगा। दूसरा, अच्छा जो दूसरा लिखा है ये मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है, ये कोई लाजमी नहीं है कि उनकी डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हों, मैं इसको कटवाना चाह रहा हूँ, ये आप ना लिखिए। एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट, ये कोई लाजमी कंडीशन नहीं है, मतलब डिफरेंट हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं दोनों SHM की एम्पलीट्यूड, और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये कोई शर्त नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी और पीरियड्स मैच करना चाहिए। और तीसरी बात, या यहाँ मैं कहूँगा दूसरी बात, अब मैं इसको दूसरी को नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ काट लें इसको। दूसरी बात, हैविंग द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, इन फेज होनी चाहिए, सेम फेज हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब देखें ना, एक बॉडी वाइब्रेट करना चाह रही है
उसको ये दो SHMs ऑसिलेट करवाना चाह रही हैं, एक उधर को जा रही है, ये वाली ऑसिलेशन, ये वाली SHM उधर को ले जाना चाह रही है, दूसरी SHM उस वक्त बॉडी को इधर को ले जाना चाह रही है, तो ये तो क्लैश हो जाएगा, वो कभी वो इधर को जाइए, इधर को, ये इधर को, ये इधर को, तो इस तरह तो नहीं रिजल्टेंट एक तरतीब से ऑसिलेशंस हों, तो ये तभी होगा जब दोनों मैच करेंगी ऑसिलेशंस, दोनों जो हैं उनका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी मैच कर रहा है, और दोनों SHMs इकट्ठी ही टॉप पे जा रही हैं, बॉडी को ऑसिलेट करवाते हुए लेके मीन पोजीशन पे इकट्ठी आ रही हैं, नीचे भी इकट्ठी आ रही हैं, यानी इन फेज़ है, उनका फेज़ सेम है, वो 90 के फेज़ में तो ये भी 90 के फेज़ में, वो मीन पोजीशन पे तो ये भी मीन पोजीशन पे, ये 270 के फेज़ में तो ये भी 270 के फेज़ में, तो फेज़ भी सेम हो। ये हैं जी बेसिकली दो शर्तें हैं, नंबर 2 मैंने कटवा दी है। देयरफॉर आगे उसने थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन इसका कुछ दिखाया है, ये को बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन चलिए बुक वाले ने दिया है तो आप भी कर ही लीजिएगा। उसने कहा जी मिसाल के तौर पर आपको पता है ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी, और x0 को उसने A कह दिया, A फॉर एम्पलीट्यूड, मतलब जस्ट नाम रख दिया, उससे नहीं घबराना। उसने कहा फॉर 2 मोशंस, दोनों मोशन के लिए एक SHM का किसी भी लम्हे का डिस्प्लेसमेंट जो था वो था x1 जो कि A1 साइन ओमेगा टी था, फार्मूला आपका जाना पहचाना है, और सेकेंड SHM का ये था उस लम्हे, उसकी वजह से जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट था x2 जो कि था A2 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्या है, वो 2πf है या 2π/T है, ये कैसे है, क्यों है, ये पता है हमें। अच्छा, इन दोनों का मजमुआ लेना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x, इन दोनों की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वाइब्रेटिंग बॉडी में पैदा होगा वो होगा x1 प्लस x2, दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी, और ये करेंगे ओमेगा टी दोनों का सेम है, मतलब ये नहीं है कि एक का एंगल ओमेगा टी प्लस 5 है और दूसरी का जस्ट ओमेगा टी है, एक का ओमेगा टी प्लस 90 है, दूसरी का जस्ट ओमेगा टी है, एक का ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री है, दूसरी का जस्ट ओमेगा टी है, नहीं, उसका भी ओमेगा टी, उसका भी ये है, वो सेम फेज़, ये है जो भी बात की थी, फेज़ दोनों का सेम है। एम्पलीट्यूड वैसे यहाँ डिफरेंट दिखाई है, लेकिन मैंने आपको बताया ये ज़रूरी शर्त नहीं है, यहाँ वैसे दिखा दी है, इसकी A1 उसकी A2 दोनों की सेम भी हो सकती है, ये कोई लाजमी शर्त नहीं है, बहरहाल ये दोनों तरह ही हो सकता है। तो फिर दोनों का मजमुआ लिया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी x1 की वैल्यू A1 साइन ओमेगा टी प्लस x2 यानी A2 साइन ओमेगा टी दोनों में सेम था, कॉमन था, ले लिया A1 प्लस A2। बच्चों A1 प्लस A2 सिंपली A कह सकते हैं, क्योंकि A1 भी कोई ज़ाहिर एम्पलीट्यूड है ना, डिस्प्लेसमेंट ही है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दूसरी वाली SHM का, दोनों जमा होंगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा। तो फिर x इज इक्वल टू A1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी, और A1 प्लस A2 को मुश्तरका तौर पर A कह दिया, तो x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी। अब बात ये बतानी चाह रहे हैं कि जिस तरह की पहली इक्वेशन थी वो भी SHM की थी, पता है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, दूसरी भी SHM ही है, तो वो जो रिजल्टेंट आई है वो भी वैसी ही आई है, मतलब ये है बताने का, वो भी उसी तरह की है, जैसी ये थी ये भी ऐसी है, x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, वेयर A बता दिया कि दोनों की एम्पलीट्यूड का मजमुआ है, विच इज इक्वेशन ऑफ SHM विद एम्पलीट्यूड A, ये भी तो SHM की इक्वेशन है, पता चला कि 2 SHM मिली, जमा हुई, ऐड हुई, तो रिजल्टेंट भी SHM ही बनी, ये हुआ है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो x है और फेज़ एंगल यहाँ ओमेगा टी है, तो 2 SHM मिलने से रिजल्ट भी SHM निकला, कब, जब ओमेगा टी सेम था, ओमेगा भी सेम था क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम थी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं बल्कि जस्ट ओमेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम, टाइम पीरियड सेम, और साथ ही पूरा एंगल ओमेगा टी उसका भी, ओमेगा टी उसका भी, वो भी सेम। तो ये 2 शर्तें पूरी होंगी तो 2 SHM जमा होकर भी रिजल्टेंट SHM ही देंगी। ले जी बच्चों, आज का लेक्चर इधर फिनिश करते हैं। ये आपका चैप्टर 7 हर लिहाज से मुकम्मल हो गया, आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो मेरे करने वाला था वो मैंने करवा दिया है, बाकी जो आपके करने वाला आपने करना है, समझ ना आई कोई चीज़ तो पूछेंगे आप। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह चैप्टर 8 हम शुरू करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।